Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue our Chapter 3. ये वीडियो में मैं आपका हमारा जो चैप्टर 3 जो बाकी है वो कंटिन्यू करूँगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी फाइन इन योर होम. So let's start our chapter 3, ancient towns and scriptures. Okay, students, I have already completed here. Okay, मैं यहाँ तक आपका जो स्टिल अभी भी स्टिल हमारा इतना बाकी है. ओके, सो आई विल कंटिन्यू. सो लिसन केयरफुल, मैं अभी कंटिन्यू करूँगी, सो ध्यान से सुनना. ओके, अगर आपके पास एसएस की टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ ओपन करना उसको. ओके स्टूडेंट्स, एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़े. उसमें भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, दूसरा नाम है सेकंड. ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज उस सब में पूछ सकते हैं. सो जो भी आईएमपी होगा वो मैं आपको टिक भी करवाऊँगी, साथ में करवाती हूँ. ओके, सो आप उसको रीड भी करना. और हाँ, हो सके तो अभी आप एकदम फ्री हो घर पर तो एक बार ये चैप्टर जो होते हैं ना, अभी मैंने हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, 3 नंबर का चैप्टर, 1, 2 और 3 जो चैप्टर है वो पूरा एक बार रीड करना. और अपने आप अगर आपको अच्छे मार्क्स गेट करना है और अच्छी इंफॉर्मेशन गेट करना है आपको, तो आपको कंपलसरी एक बार ये चैप्टर जो होते हैं ना वो रीड करना पड़ता है. रीड करने के बाद उसमें से क्वेश्चन आप बनाओ. अपने घर पर ही हो, अभी 6th स्टैंडर्ड, ये सीखो. अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, 6 में आ गए हो. ओके, 5th स्टैंडर्ड में से 6th स्टैंडर्ड में है, 1st 2nd में नहीं हो, तो 6th स्टैंडर्ड में है तो आप पूरा लेसन रीड करो. लेसन रीड करने के बाद उसमें से क्वेश्चंस बनाओ. और आपको लगता है कि क्या उसमें से क्वेश्चन बनाने के बाद उसमें से आंसर्स आप ढूंढो, फाइंड आउट करो, तो क्या ये पूरा चैप्टर है ना अपने आप याद हो जाएगा आपको. ओके, तो ये काम ज़रूर करना अभी, क्योंकि अभी इतना होमवर्क स्कूल में से किसी को भी नहीं आ रहा है. तो इतना तो आप कर सकते हो कि आप जो चैप्टर से पूरे रीड करना. और हाँ, चैप्टर रीड करने से आपका और भी क्या होगा, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी स्ट्रांग होगा. दूसरा कि जो आपको रीडिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी भी, तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी. ओके, सो टेक केयर. नाउ स्टार्ट. प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात. प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो प्लेसेस है वो स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजडी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लखाबावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, ओमरा, भगत तलाव ऑन द बैंक्स ऑफ कीम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट. अब गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो प्लेसेस यू नो वेरी वेल, वो कहाँ है? तो स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज यू नो वेरी वेल. ओके, कॉलोनीज छोटी जो कॉलोनी होती है स्मॉल होती है, और बिग कॉलोनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में गुजरात में हमें जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस है वो सबको मिला है. ओके, यानी उन लोगों ने फाइंड आउट किया, उनको मिला है देखने को. ओके, जैसे रंगपुर एंड लोथल है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हमारे अहमदाबाद जिला है जो हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी लोथल की बात हमने कर दिया, बात तो हमने करा ना पहले. तो रंगपुर है, तो गुजरात में उस तरीके के अहमदाबाद में भी 2 है हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेस. फिर रोजडी है राजकोट में, राजकोट यू नो वेरी वेल सिटी है, तो राजकोट में रोजडी है, वो भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्लेस है. फिर देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर अभी भी है. ओके, ये सब अभी है बच्चों, ऐसा नहीं है नहीं, इसके रिमेंस है, यानी बचे कुछ हिस्से बचे ही अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन. कच्छ डिस्ट्रिक्ट में धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लखाबावल इन जामनगर. देखो जामनगर में तो 3 हैं, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लखाबावल, जामनगर में.
अमरा बगा तालाब ऑन द बैंक्स ऑफ कीम रिवर इन भरूच। भरूच हमारा जो भरूच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कीम रिवर है, वहाँ कीम रिवर भी है और कीम वहाँ एक छोटा सा शहर भी गांव जैसा छोटा सा सिटी भी है। ओके, तो उसकी जो बैंक यानी उसके किनारे पर जो है बगा तालाब अमरा, वो सब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस है। ओके, अब दूसरा सेकंड, एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे कैसे एंड? द हिस्टोरियंस बिलीव दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लूड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेशन। ओके, एक्सटर्नल इन्वेशन मीन्स यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड एक यानी हमारे जो हिस्टोरियंस लोग हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड है एक अर्थक्वेक। आप लोगों ने तो अर्थक्वेक नहीं देखा होगा, आपके पेरेंट्स को बोलना कि अर्थक्वेक क्या है, जिसको भूकंप बोलते हैं, धरतीकंप बोलते हैं, आपने तो वो फील नहीं किया है। अर्थक्वेक आपके पेरेंट्स ने वो फील किया है कि अर्थक्वेक। आप अपने पेरेंट्स को पूछना कि मम्मा पापा जिसको भी पूछना है, 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था, वो कैसा आया था। ओके, तो उस समय भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जब था तब भी अर्थक्वेक आया होगा और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड आ गया होगा। ओके, फ्लूड मतलब बाढ़ आना, बहुत बारिश होती तो बाढ़ आता है ना, फ्लूड, उसमें सब कुछ बह जाता है, सब मर जाते हैं। ये सब आप ऐसी मूवी देखिए जिसमें से आपको इंस्पायर मिले। ओके, कुछ जानने को मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले। आप ऐसी मूवी मत देखो कि जिससे मैं सिर्फ लड़ाई फाइटिंग वो सब है। ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए बच्चों आपको कि आपको कुछ जानने को मिले। आपको थोड़ा सा कुछ जानना है तो एक मोहेंजोदारो, ये जो चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें से मैं आपको यही बोलूँगी, एक मोहेंजोदारो मूवी है, एक बार देख लेना आप लोग। ओके, अर्थक्वेक, फ्लूड, एपिडेमिक मीन्स कोई महामारी, जैसे अभी एक महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, उस समय भी कोई एपिडेमिक आई होगी। एपिडेमिक मीन्स महामारी, संक्रमण जो रोग होता है और एक दूसरे को संक्रमित होते हैं उससे, तो इसको एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे अभी क्या कौन सी है, कोरोना। ओके, तो ये ध्यान रखना है। फिर एक्सटर्नल इन्वेशन मीन्स आक्रमण, अचानक से किसी ने एक्सटर्नल बाहर से किसी ने आक्रमण हमला कर दिया हो, तो उससे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड आ गया। ओके, क्योंकि दो राजा होते, किंग होते, उसका जो लड़ाई होती है, उनका जो लड़ाई, उसके बाद एक तो हार जाता है, तो उसका क्या नाश तो हो ही जाता है। वैसे भी वो हार गया है, जो जीत गया वो अपना और साम्राज्य बढ़ाता जाएगा, और जो हार गया उसका तो उसी तरह से इसमें भी हुआ होगा कि किसी बाहर से किसी ने हमला कर दिया होगा, तो इसका एंड आ गया। ओके, तो कौन कौन से रीज़न है हमारे हिस्टोरियंस मान रहे। ओके, हमारे हिस्टोरियंस मान रहे, बिलीव कौन कर रहा है? हिस्टोरियंस बिलीव दैट। ओके, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, तो अर्थक्वेक, फ्लूड, एपिडेमिक एंड एक्सटर्नल इन्वेशन, ये वाला आप याद रखना बच्चों। ओके, क्योंकि ये MCQ में आता है। However, for today's historians, the end of it has been the subject of research. However, फिर भी हिस्टोरियंस के लिए उसका एंड, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एंड है, वो उनके लिए एक सब्जेक्ट है, रिसर्च का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? रिसर्च करने का सब्जेक्ट है, कि बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो उनका लिए तो एक रिसर्च का सब्जेक्ट। नाउ अवर एंसेंट टेक्स्ट मीन्स हमारे जो एंसेंट मीन्स प्राचीन टेक्स्ट थे, मतलब लिपि जिसको लिख के जो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ओके।
जैसे स्क्रिप्चर्स मैंने पहले बनाया, स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक। ओके, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी। ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी। ऋग्वेद, 4 वेद है ना हमारे, इसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, ओल्डेस्ट। ओके, 4 वेदास आर देयर। 4 वेदास आर देयर। वहाँ कितने वेदास है? 4 वेदास है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेद। ओके, ये 4 के नाम तो आपने देख लिए, सुन लिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो आपके पेरेंट्स भी जानते होंगे। ओके, सो इसमें 4 जो वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद है, उसमें ऋग्वेदा इज़ अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट। यानी ऋग्वेदा है सबसे बहुत पुराना वेद है। ओके, और ऐसा माना जाता है उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो ऋग्वेदा इज़ अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इट इंक्लूड्स 1028 हाइम्स। ओके, विच आर कॉल्ड सूक्तास। तो इसमें जो है उसमें 1028 हाइम्स में स्तुति जो होती है, हाइम्स में स्तुति जो होती है ना, अभी भी सारे आपने देखना होगा, पंडित जी जो होते हैं स्तुति बोलते, उसको इंग्लिश में हाइम्स बोलते हैं। तो 1028 हाइम्स है, जिसको क्या बोलते हैं? सूक्तास बोलते हैं। वो ज़माने में सूक्ता, अभी हम हाइम्स बोलते हैं। ओके, ऋग्वेदा इज अ रेपोसिटोरी ऑफ एंसेंट लैंग्वेज। ओके, तो रेपोसिटरी मतलब जो उस टाइम एंसेंट लैंग्वेज यानी प्राचीन भाषा की जो ऋग्वेदा जो है वो एक भंडार है, जिसको भंडार बोलते हैं। यानी प्राचीन लैंग्वेज में लिखा है वो जो है पूरा उस समय की लैंग्वेज। अभी जैसे हमारे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वो सब होता है, उस समय का जो लैंग्वेज है संस्कृत से भी थोड़ा सा हार्ड था, उस लैंग्वेज का भंडार है रेपोसिटरी। ओके, तो मतलब भंडार। इट इज़ राइटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। देखो ये रहा, मैं यहाँ जो भी लाइन कर रही हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यू हैव टू लर्न दिस वन। ओके, तो इट इज़ राइटन इन ओल्ड संस्कृत। ओल्ड संस्कृत में बहुत पुराने संस्कृत से लिखा गया है। अभी का जो संस्कृत है उससे भी बहुत पुरानी संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसको भी बोलते हैं, उससे भी लिखा गया है। ओके, विथ द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस। जो आर्यन लोग थे, आर्यंस। ओके, उसके बारे में ऋग्वेदा की हेल्प से हम लोग उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी और रिलीजियस जो लाइफ थी, उसके बारे में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास along with relics to know about history. Some of the hymns of Rigveda are in dialogue form. अब हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट है वेदा की स्टडी करते हैं, क्यों? कि हिस्टोरी के बारे में जानने के लिए, जो यानी उनका जो यादगार रेलिक्स में जो उनके स्मृति चिन्ह होते हैं। ओके, उससे वो जानना चाहते कि पहले कैसा था। जो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट है वेदा की स्टडी करते हैं हिस्टोरी के बारे में जानने के लिए, उनके जो स्मृति चिन्ह, यादगार जो चिन्ह होते हैं उससे। ओके, और जो ऋग्वेदा के बहुत कुछ स्तुतियाँ है वो डायलॉग फॉर्म में भी है। ओके, तो ये था डायलॉग फॉर्म में। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। There are references of political institutions like Gana, Sabha and Samiti. Sabha was a smaller institution as compared to Samiti. Head of the state sat in it and discussed important issues of the state and gave justice. यानी ऋग्वेदा में कॉमन जो मैन थे उनके जो लाइफ है उसके बारे में भी रेफरेंस दिया गया है। ओके, उनके बारे में भी बता दिया गया ऋग्वेदा में। जो ऋग्वेदा में जो कॉमन मैन भी कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट थे
उस जिसमें 3 हिस्से किए हुए थे। ओके, गणा, सभा एंड समिति, अलग अलग हिस्सों में सब बांटे हुए थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। इसमें सभा है, सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति। इस सभा जो है वो समिति से छोटा था। ओके, इंस्टीट्यूशन, ये तीनों इंस्टीट्यूट है। ओके, अलग अलग संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस में संस्थाएं, अलग अलग पॉलिटिकल संस्थाएं होती है ना, अभी भी हमारे यहाँ होती है, उसके नाम अलग अलग हमने हमारे वहाँ दिए गए, हमारे यहाँ। ओके, तो यहाँ उसमें कैसा था, समिति है ना वो सभा से बड़ा है। हेड, स्टेट का जो हेड था वो वहाँ बैठता था। उसमें स्टेट का जो हेड होता है ना वो वहाँ बैठता था, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं स्टेट के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करता था और न्याय देता था। ओके, स्टेट का जो हेड होता है, जैसे राजा होता है तो राजा वही सब कुछ डिस्कस करके फिर न्याय देता है, उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही था। सभा और समिति में ये सब, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी, ये ऋग्वेदा में कि जो हेड होता था वहाँ बैठता था समिति में, और वो पूरा इश्यू है ना उसको डिस्कस करता था इसके ऊपर और न्याय देता था। द समिति वॉज एन elaborate body that elected the king. The Samiti was an elaborate body that elected the king. Army chief and priest were appointed to assist the king. One of the work of king was Gaveshna. Gaveshna means war. From Rig Veda we get reference of battles between 10 kings on the banks of Ravi river. Okay. तो समिति का क्या करती थी, समिति क्या करती थी, समिति कि वो एक राजा को इलेक्ट करके, राजा को इलेक्ट करती थी, यानी चुन के, राजा को चुन के, आर्मी का जो चीफ होता है उसको, फिर प्रीस्ट मतलब जो उस समय के जो जिसको पुजारी भी बोलते हैं अभी, पंडित जिसको बोलते, उसको अपॉइंट करती थी किंग के असिस्ट के लिए। ओके, किंग के असिस्ट के लिए, क्योंकि आर्मी होती है, बहुत सारे आदमी होती है, उसमें एक मैन चीफ तो होना चाहिए ना, तो उसीलिए। ओके, और वो लोग क्या करते थे, जो किंग का काम था वो गवेसा, जो गवेसा मीन्स क्या होता था, वार, युद्ध करना किंग का। तो वो ऋग्वेदा में भी 10 किंग के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका मेंशन किया गया ऋग्वेदा में। ओके, कौन सी नदी पे, रावी नदी में, रावी नदी के किनारे में 10 राजाओं की लड़ाई है ना। ओके, तो ऋग्वेदा, अब नाउ ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। One of the unit of society was family, and family system was patriarchal and it was also joint family system. ऋग्वेदा है हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, सोशल लाइफ के बारे में। आर्यंस की जो सोशल लाइफ है, आर्यंस लोग जो थे उनकी जो सोशल लाइफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो जो सोसाइटी का यूनिट होता है वो फैमिली होता है, उनका एक फैमिली। और फैमिली सिस्टम जो है वो कैसे, कुल पिता के संबंधित होता है। कुल पिता यानी उनका जो फैमिली था, जॉइंट फैमिली भी थी। कैसा था, इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी उस ऋग्वेदा में कैसे जॉइंट फैमिली। और पैट्रियार्चल सिस्टम में फैमिली में कौन सी सिस्टम थी, पैट्रिया यानी पिता के संबंध, यानी पिता के नाम से ही सब आगे पूरा वंशज चलता था, यानी पितृ संबंधी था। ओके, कुल पिता यानी हमारे अभी वही चल रहा है। ओके बेटा, अभी यहाँ हमारे वहाँ भी वही चल रहा है, यही सिस्टम चल रही है। ओके, सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रेसेस। सोसाइटी जो समाज था वो कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड नहीं था। ओके, तो सोसाइटी थी वो डिवाइड नहीं थी कास्ट के साथ। सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी, so all were equal in the society. There was no discrimination of high and low status. Women had high status in society. Feminism was there and women were considered as co-workers and their presence in yagna was essential. अब
आज के ज़माने में स्त्री का महत्व नहीं समझते। देखो ऋग्वेद में उस जमाने में लेडीज़ का इम्पोर्टेंस समझते थे बच्चों। आप कास्ट के हिसाब से वहाँ सोसाइटी डिवाइड नहीं की थी, आज देखो कास्ट के हिसाब से सोसाइटी डिवाइड करी है। वो सब किसने किया? हम लोगों ने किया है। वहाँ उस देखो यहाँ इक्वल, लिसन, सोसाइटी में सब इक्वल थे, कोई ये ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में। देखो यहाँ हाई एंड लो स्टेटस में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन। देखो डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा कोई भेदभाव था ही नहीं, पक्षपात कोई था ही ना कि ये ज़्यादा पैसे वाला, ये गरीब है, ये स्त्री है, ये पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री का सोसाइटी में हाई स्टेटस था। देखो वुमन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो उनका समाज में स्त्रियाँ जो थी वो हाई स्टेटस पे थी और स्त्रियों का मान रखते थे। और वो लोग कोवर्ग यानी जो मैन के साथ वुमेन भी इतनी इन्वॉल्व थी। और यज्ञ वो सब होता था तो उसमें भी लेडीज़ वो सब प्रेजेंट रहती थी। और उनका जो प्रेजेंट और वो एसेंशियल था। एसेंशियल मतलब आवश्यक था। तो मतलब आप देखो उस ज़माने में, तो हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं। दे कुड ऑल्सो स्टडी, दे कुड ऑल्सो स्टडी, दे कुड ऑल्सो, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरह से रीड करना बच्चों। दे कुड ऑल्सो स्टडी अमंग देम अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एक्सेट्रा क्रिएटेड रिचार्ज ऑफ ऋग्वेदा। गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट्स। देखो उस जमाने में भी यस दिस वो लोग पढ़ सकते थे। उस जमाने में लोग पढ़ सकते थे। उन लोगों ने अपाला, लोपामुद्रा, घोषा ये सब देखो उन लोगों ने तो ऋग्वेदा में रिचार्ज क्रिएटेड किया है। और गर्ल्स तब मैरिज करती थी जब वो एडल्ट हो जाती थी, यानी थोड़ी समझने लायक बड़ी होती तब मैरिज करती। तो फिर ये बाल विवाह कहाँ से आया, है ना? बाल विवाह कहाँ से आया? हम नहीं बनाया लगता है, उन लोगों ने तो कुछ नहीं बनाया। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। Worshipping of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rigveda. There is mention of Usha as the goddess of morning and Aditi as the goddess of evening. वो लोग नेचर की पूजा करते थे। ऋग्वेदा में ऐसा मिला है कि वो लोग जो थे नेचर की, प्रकृति की पूजा ज़्यादा करते थे, यानी जो दिखता है उसकी पूजा करते थे। इंद्रदेव की पूजा कर, इंद्र की पूजा, वरुण देव, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा ये सब की पूजा करते थे। ऋग्वेद में वो मेंशन किया गया। और वैसे भी सही में भगवान तो यही है, इंद्र, सूर्य। ओके, क्योंकि सूर्य नहीं उगेगा तो हम लोग उठेंगे ही नहीं, अग्नि नहीं होगी तो हम खाना नहीं पका पाएंगे, हवन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, मर जाएंगे। सही में भगवान तो यही है बच्चों, सही बात है। देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह के जो होती है उसमें उषा वो भगवान मानते हैं। सुबह होती है तो हम उठते हैं, और रात को शाम को जो होते हैं उस अदिति के नाम से भगवान जाने जाते हैं। ओके, देखो कितना वो लोग इतना, और हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं बच्चों, पता नहीं। नाउ काउस, horses and bulls have been discussed in many places in Rigveda. As compared to other animals, horses have been mentioned more times, which indicates importance of pastoralism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals. Property was mainly decided on the basis of number of cattle. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary is the early stage of ऋग्वेदिक एज। अब देखो ऋग्वेदा में बहुत जगह पर काउस, हॉर्सेस एंड बुल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ऋग्वेदा में बहुत जगह उनका मेंशन किया गया है, उनको बताया गया है ऋग्वेदा में। और बाकी सब एनिमल्स के कंपेयर में बाकी सब एनिमल हॉर्स का मेंशन ज़्यादा किया है। देखो सॉरी नीचे चला गया, हॉर्स हैव बीन मेंशन मोर टाइम,
हॉर्स का मेंशन बहुत कुछ ज़्यादा टाइम किया गया है। यानी उससे पता चलता है कि उस समय में पैस्टोरलिज्म मतलब जो पशुपालन का होता है, ये सब उसका ज़्यादा में दिखाया गया इम्पोर्टेंस। ओके, अब ऐसा मानते कि एनिमल्स के लिए वो लोग फाइट करते थे, कॉमन, उनका फाइटिंग कॉमन था। ओके, प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी वो किससे डिसाइड होती है कि उनके पास कितने कैटल्स है। कैटल्स में जो ढोर ढाकर होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं ना उनके पास, उसके नंबर्स कितने, यानी कितने, जितने ज़्यादा एनिमल्स, उससे उनका जो प्रॉपर्टी है वो डिसीजन के वो कितने स्टेज पर है वो डिसाइड होता था। एनिमल हस्बेंड्री वो पहले था, पहले एनिमल हस्बेंड्री, फिर एग्रीकल्चर है। वैसे भी वो लोगों ने वही हुआ ना धीरे धीरे, एग्रीकल्चर सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेद एज जब आया तब पहले एनिमल हस्बेंड्री फर्स्ट पर स्टेज पर था और एग्रीकल्चर सेकंड स्टेज पर था उनका। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का आपका ये वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, in next video I will explain exercise of chapter 3. Okay.